हेलो गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स का 56 एपिसोड। तो 28 जून के करंट अफेयर्स जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या है? यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी gave its approval for ratification of the headquarters agreement between government of India and coalition for disaster resilient infrastructure signed on 22nd August 2022। सो यूनियन कैबिनेट में जो है हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट को रेटिफिकेशन का अप्रूवल दे दिया है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों के बीच साइन हुआ था, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सीडीआरआई आपको पता ही है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, 2022 में, टू एड्रेस डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। The CDRI was launched by the Honorable Prime Minister of India during the United Nations Climate Action Summit on 23rd September 2019 at New York with Secretariat in New Delhi. So 23rd September 2019 को ये एक्चुअली लॉन्च हुआ था। जो CDRI जो इंस्टीट्यूट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो ये न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था वहाँ पे लॉन्च हुआ था। ये एक मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही लॉन्च किया, जैसे कि मैंने बताया, एंड इज सीन एज इंडियाज अटेम्प्ट टू ऑब्टेन ए ग्लोबल लीडरशिप रोल इन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रेजिलियंस मैटर्स। सो बेसिकली इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेगा टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड डिजास्टर, ठीक है। सो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपको पता ही है कि तरह तरह के साइक्लोन्स और उससे रिलेटेड डिजास्टर्स, और सिर्फ साइक्लोन्स ही नहीं, कई तरह के इश्यूज दिखाई दे रहे हैं अभी। तो उनको एड्रेस करने के लिए CDRI को बेसिकली बनाया गया था। ऑन जून 29, 2022 कैबिनेट हैड अप्रूव्ड रिकॉग्निशन ऑफ CDRI एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये बेसिकली सिर्फ नेशनल मैटर्स पे नहीं, इंटरनेशनल मैटर्स पे भी ये काम करेगी, ठीक है। And for signing of headquarters agreement for granting CDRI exemptions, immunities and privileges as contemplated under Section 3 of the UN Act 1947. On 22nd August 2022, the headquarters agreement was signed between the Government of India and CDRI. Since its launch, 31 countries, 6 international organizations and 2 private sector organizations have become members of CDRI. So, अब तक 31 countries, 6 international organizations and 2 private sector organizations have become members of CDRI, ठीक है। So very important, इसको ध्यान में रखिएगा। So दो चीज यहाँ से हमको ध्यान में रखना है। एक तो है कि हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड CDRI के बीच। CDRI अभी ऑल्दो इंडिया ने सेटअप किया है, बट ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कितने मेंबर्स है, 31 कंट्रीज है मेंबर्स, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मेंबर्स, एज वेल एज 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भी मेंबर्स है। सो टोटल हो गया मेरा 37 एंड 239 मेंबर्स, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर मैं देखूं तो 39 मेंबर्स है, ठीक है। बट अगर कंट्रीज के हिसाब से मैं देखूं 31 मेंबर कंट्रीज है। मेंबर कंट्रीज कौन कौन से है वहाँ यहाँ पे मैंने डाल दिया है, आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। साथ में मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ा देख लेते हैं। सो 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोला था, तो ADB, ठीक है, ADB है, वर्ल्ड बैंक है, UNDP है, UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, एंड 2 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, प्राइवेट सेक्टर अलायंस फॉर डिजास्टर रिलियंट सोसाइटीज एंड कोलिशन फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो ये ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। A memorandum of understanding was signed between Ministry of Culture and Canara Bank for disbursal of financial assistance to veteran artists under the scheme for financial assistance for veteran artists. So, Ministry of Culture and Canara Bank के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेटरन आर्टिस्ट, ठीक है। स्कीम का नाम क्या है? स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि रिसेंटली अमोंग
Ministry of Culture, and which of the following banks was the scheme of financial assistance for veteran artists was signed? Okay, so answer will be Canara Bank. Ministry of Culture currently administers a scheme, namely financial assistance for veteran artists, under which financial assistance of 6,000 rupees per month is provided to artists and scholars above the age of 60 years who have contributed significantly in their specialized fields of performing arts and culture in their active age and or are still contributing, but due to old age they are facing difficulty and are in penury condition. So जैसा कि ये बोल रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट जो है वो स्कीम ऑलरेडी एडमिनिस्टर किया ही जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। एंड उसमें 6,000 पर मंथ वेटरन आर्टिस्ट को जो 60 ईयर्स एंड अबव है उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एनीवे हमको ध्यान में रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड कैनरा बैंक के बीच साइन हो गया है फॉर डिसबर्सल ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, अंडर द स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ वेटरन आर्टिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द यूनियन कैबिनेट chaired by PM Narendra Modi approved the introduction of National Research Foundation Bill 2023 in Parliament. So National Research Foundation Bill 2023 जो है वो अप्रूव हो गया है। The bill after approval in the Parliament will establish NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, इस बिल के अंतर्गत, विच विल बी एन एपेक्स बॉडी टू प्रोवाइड हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ scientific research in the country as per recommendations of the national education policy. So basically इसका मेन फोकस रहेगा साइंटिफिक रिसर्च को लेके देश में। एंड ये एनआरएफ जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा विद ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹50,000 करोड़ ड्यूरिंग 5 years 2023 से लेकर 2028, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हो जा रहा है ₹50,000 करोड़। तो इसको हमको थोड़ा ध्यान में रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ NRF, which will be governed by a governing body consisting of eminent researchers and professionals across disciplines. The Prime Minister will be the ex officio president of the board, and Union Minister of Science and Technology and Union Minister of Education will be the ex officio vice president, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे आप कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, करंट जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वही होंगे प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। एंड इन जनरल अगर हम देखें, जो प्राइम मिनिस्टर का चेयर हैंडल करेंगे वही रहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इस इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो भी होल्ड करेंगे ये दो पोस्ट, वही वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है। NRF's functioning will be governed by an executive council chaired by the principal scientific advisor to the government of India. Okay, NRF का जो फंक्शनिंग है वो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू गवर्न किया जाएगा, ठीक है, जिसके चेयर होंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। The bill will also repeal the Science and Engineering Research Board established by an Act of Parliament in 2008 and subsume it into NRF, which has an expanded mandate and covers activities over and above the activities of SCRB. Okay, so पहले साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड हुआ करता था, अभी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा अंडर NRF, एंड NRF का जो रोल है वो और भी बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, मतलब और भी बेटर होगा SCRB से, ठीक है। हमको क्या ध्यान में रखना है? हमको ध्यान में रखना है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 जो अप्रूव हुआ रिसेंटली, उसके अंदर NRF इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिश किया जाएगा विद अ कॉर्पस ऑफ 50,000 करोड़ ड्यूरिंग 5 years 2023 से 28। प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो होंगे प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड गवर्निंग द इंस्टीट्यूट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन विल बी वाइस प्रेसिडेंट, एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बना फॉर्म किया जाएगा उसके जो चेयर होंगे वो होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। अमृत लाल मीना, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इनॉग्रेटेड द इंडियन पैविलियन हैविंग NLC India, Coal India and NMDC at the World Mining Congress in Brisbane, Australia। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे कि वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड हुआ था, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ब्रिस्बेन में।
So June 26 to 29 anyway. India Pavilion at WMC showcase country's technological prowess in the energy sector and its commitment to sustainable development activities. ठीक है. So mining और energy sector से जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है उसको डिस्प्ले किया गया था. Anyway हमको ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वही ध्यान में रखना है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by PM Narendra Modi approved a unique package of innovative schemes for farmers with a total outlay of 3.7 लाख करोड़. ठीक है. सो ये पूरा फिगर आप याद रख सकते हैं तो वेरी गुड. अदरवाइज 3.7 लाख करोड़ तो डेफिनेटली याद रखना है. ठीक है. 3.7 लाख करोड़. ठीक है. सो टोटल पैकेज ऑफ 3.7 लाख करोड़ अप्रूव कर दिया गया है जिसमें काफी सारे स्कीम्स है फॉर फार्मर्स. ठीक है. The initiative will boost farmers' income, strengthen natural organic farming, rejuvenate soil productivity, and ensure food security. List of initiatives include CCA approved continuation of urea subsidy scheme to ensure constant availability of urea to the farmers at the same price of 242 per 45 kg bag. ठीक है. Out of above approved package 3.68676, so 3.68 lakh crore हो जाएगा, have been committed for urea subsidy for 3 years. This is apart from recently approved nutrient-based subsidy of 38,000 crore for Kharif season for 2023-24. Okay. By 2025-26, 8 nano urea plants with production capacity of 44 crore bottles equivalent to 195 lakh metric tons of conventional urea will be commissioned. Setting up and revival of 6 urea production units at Chambal Fertilizer Limited, Kota Rajasthan, Matrix Limited, Panagarh West Bengal, Ramagundam Telangana, Gorakhpur UP, Sindri Jharkhand, and Barauni Bihar since 2015 is helping to make the country Atmanirbhar in terms of urea production and availability. Promoting natural and organic farming, alternate fertilizers, innovations like nano fertilizers and biofertilizers can help in restoring fertility of the land. Thus, it was announced in the budget that PM program for restoration, awareness, generation, nourishment, and amelioration of Mother Earth will be launched to incentivize states, union territories to promote alternate fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. So PM प्रणाम जो है वो बताया गया था कि लॉन्च किया जाएगा. ठीक है. जिसका मेन उद्देश्य है पीएम प्रोग्राम का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा. प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नॉरिशमेंट एंड एमिलियरेशन ऑफ मदर अर्थ. ठीक है. सो ये पीएम प्रणाम के अंतर्गत क्या किया जाएगा? नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा. ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स जो लैंड के लिए कम हार्मफुल होते हैं, क्रॉप्स के लिए कम हार्मफुल होते हैं. इनोवेशंस लाइक नैनो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स. ठीक है. जो कि हेल्प करेंगे लैंड के फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में. ठीक है. सो ये भी अभी लॉन्च किया गया है. The cabinet has allocated 1451 crore as a subsidy to promote organic manure. So 1451 crore भी allocate किया गया है to promote organic manure. ठीक है. So organic manure आपको समझ में आ ही रहा होगा, जो लैंड में उपजाऊ करने के लिए ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल प्रोवाइड करती है. Market Development Assistance Scheme in the form of 1500 per metric ton to support marketing of organic fertilizers with fermented organic manures form, liquid form, phosphate-rich organic manures from produced as byproduct from biogas plants, compressed biogas plants set up under umbrella Govardhan initiative. Such organic fertilizers would be branded in the names of Bharat brand FOM, LFOM and PROM. ठीक है. मतलब भारत ब्रांड FOM. सो FOM का मतलब क्या हो गया? फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स. ठीक है. देन लिक्विड FOM, लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो प्रॉम. ठीक है. सो इनके मार्केटिंग के लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है. दिस इनिशिएटिव विल फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग 500 न्यू waste to wealth plants under Govardhan scheme for promoting circular economy. So 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स भी एस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर द गोवर्धन स्कीम. Another initiative of the package is that the sulfur coated urea gold. So sulfur coated urea या urea gold जिसको बोला जाता है is being introduced in the country for the first time. So
एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूरिया हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री अंडर a recent package for boosting farmer initiatives, ठीक है, फार्मर रिलेटेड इनिशिएटिव्स। सो सल्फर कोटेड यूरिया या यूरिया गोल्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इसको ध्यान में रखिएगा डेफिनेटली। इट इज मोर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट देन द करेंटली यूज्ड नीम कोटेड यूरिया। इट विल एड्रेस सल्फर डेफिशिएंसी फॉर द सॉइल इन द कंट्री। इट विल आल्सो सेव इनपुट कॉस्ट फॉर द फार्मर्स एंड आल्सो रेज इनकम फॉर फार्मर्स विद एनहांस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एनीवे, सो हमको क्या क्या ध्यान में रखना है? हमको ध्यान में रखना है एक कि टोटल कॉर्पस ऑफ 3.7 लाख करोड़ सेट किया गया है फॉर इनोवेटिव स्कीम टुवर्ड्स फार्मर्स। उसमें से एक है यूरिया सब्सिडी स्कीम, जिसके अंतर्गत 3.68 लाख करोड़ जो है सेट किया गया है। ओके, दिस इज अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट अप्रूव, दिस इज अपार्ट फ्रॉम रिसेंटली अप्रूव न्यूट्रिएंट बेस्ड, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी सेपरेट। यूरिया सब्सिडी स्कीम जिसके अंतर्गत 242 रुपीज पर 45 kg यूरिया बैग रखा जाएगा कॉस्ट। हाँ, एंड टोटल जो आउटले है इस स्कीम का वो है 3.68 लाख करोड़। तो इसको एक ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फोर्थ पॉइंट हमको ध्यान में रखना है पीएम प्रणाम। सो जो कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड को रिस्टोर करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कितना कॉस्ट रखा गया है वो तो कुछ मेंशन नहीं है, बट पीएम प्रणाम डेफिनेटली इसको ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। तीसरा चीज है कैबिनेट हैज एलोकेटेड 1451 करोड़ एज सब्सिडी टू प्रमोट ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। एज वेल एज मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम भी लॉन्च किया गया है, जो कि प्रोमोट करेगा फॉर्म एंड एल फॉर्म, ठीक है, ये तीन को प्रमोट करेगा। और एक चीज है कि 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स विल बी एस्टेब्लिश्ड अंडर गोवर्धन स्कीम, ठीक है, ये भी अनाउंस किया गया है। एंड लास्टली यूरिया गोल्ड या सल्फर कोटेड यूरिया जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन अप्रूव द 6G विजन फ्रेमवर्क। सो ITU ने अप्रूव कर दिया है 6G विजन फ्रेमवर्क, ठीक है। So India, through Department of Telecommunications, Ministry of Communication played a key role in framing of the network. Earlier, PM Narendra Modi had released its 6G vision, Bharat 6G vision document in March, which envisages India to be a frontline contributor in design, development and deployment of 6G technology by 2030. So 6G technology कब तक लाया जाएगा इंडिया में? 2030 के अंदर, ठीक है। The sixth generation of 6G technology has been named IMT 2030 by ITU. So इसको IMT 2030 भी बोला जा रहा है through ITU। हमको क्या ध्यान में रखना है कि 6G फ्यूजन फ्रेमवर्क किसने अप्रूव किया है रिसेंटली? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में, ठीक है। और इंडिया में 6G विजन को या फिर 6G अप्रूवल या फिर 6G मिशन जो है उसको क्या नाम दिया गया है? भारत 6G विजन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। 9th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द थीम ऑफ एडवांसिंग एनवायरमेंटल cooperation amongst BRICS towards the attainment of the 2030 agenda for sustainable development under the presidency of South Africa. So current presidency of BRICS किसके पास है? साउथ अफ्रीका के पास है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड 9th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मीटिंग वाज हेल्ड, ठीक है, ये वर्चुअली हुआ था। तो ये इसमें से हमको ध्यान में ये रखना है कि साउथ अफ्रीका के पास करंटली ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। India has been removed from the United Nations General Assembly Security Council Children and Armed Conflict Report 2023. So India को United Nations General Assembly का Security Council Children and Armed Conflict Report से ड्रॉप कर दिया गया है। अभी ड्रॉप कर दिया गया है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है नेगेटिव न्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। इन व्यू ऑफ मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेटर प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, द रोडमैप फॉर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन on child protection issues was developed under the guidance and leadership of Union WCD Minister, Union Women and Child Development Minister स्मृति ईरानी, ठीक है। India was mentioned in the UNGA report for over a decade along with countries like Pakistan, Burkina Faso, Nigeria and the Philippines since 2010 for alleged recruitment and use of boys by armed groups in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Okay,
सो 2010 में इंडिया को, मतलब 2010 से, ठीक है, इंडिया को पाकिस्तान, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, फिलीपींस, इन कंट्रीज के साथ लिस्ट किया जा रहा था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल चिल्ड्रन आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट में, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर कितना डिस्टर्ब एरिया था, तो वहाँ पे छोटे छोटे लड़कों को रिक्रूट किया जाता था टू बिकम टेररिस्ट। सो उसी वजह से इंडिया का जो नाम है इस रिपोर्ट में आ गया था। बट करंट जो सिचुएशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, एंड इम्प्रूव होने की वजह से इंडिया का जो नाम है इस रिपोर्ट से अभी हट गया है, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया का नेम जो है, मतलब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज रिसेंटली ड्रॉप फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल चिल्ड्रन आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट 2023, इंडियाज नेम वाज ड्रॉप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडियन ओरिजिन सैटेलाइट इंडस्ट्री एक्सपर्ट आरती होला माइनी appointed as the director of the United Nations Office for Outer Space Affairs in Vienna. So United Nations Office for Outer Space Affairs, इसका डायरेक्टर किसको बना दिया गया है? आरती होला माइनी। सो ये है आरती होला माइनी। She will succeed Simonetta Di Pippo of Italy. She is also a member of the advisory board of the Satellite Industry Association of India. UNOSA works to promote international cooperation in the peaceful use and exploration of space and in the utilization of space science technology for sustainable economic and social development. UNOSA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। UNOSA was founded on 13 दिसंबर 1958. सो तीन चीज हमको ध्यान में रखना है। UNOSA का डायरेक्टर कौन है? आरती होला माइनी। UNOSA का हेडक्वार्टर वियना में। UNOSA was founded on 13 दिसंबर 1958. UNOSA का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इज organizing an exhibition to showcase a first of its kind exhibition banking on World Heritage. The exhibition will display banknotes depicting World Heritage site listed by UNESCO at IGNCA in a unique manner and will be a display from Friday 30th June to Sunday July 9. Okay. So Indira Gandhi National Center for Arts एक एग्जीबिशन कंडक्ट करी जिसका नाम है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। और इस एग्जीबिशन में क्या किया जाएगा? बैंक नोट्स डिपिक्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्टेड बाय यूनेस्को को दिखाया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज्ड एन एग्जीबिशन टू डिस्प्ले बैंक नोट्स डिपिक्टिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। सो आंसर इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स. The exhibition is curated by Miss Rukmini Dahonakkar, independent scholar and founder of Money Talks. Theme of the exhibition is Vasudhaiva Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future, perfectly encapsulates the outstanding universal values of world heritage. ठीक है। anyway, IGNCA चेयरमैन राम बहादुर राय, ये है राम बहादुर राय। IGNCA हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड IGNCA फाउंडेड इन 1987, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। रोहित जावा अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर सक्सीडिंग रजित मेहता। सो ये है रोहित जावा, इनको बना दिया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सेंड द ओडीआई वर्ल्ड कप ट्रॉफी बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर इनटू स्पेस। सो ओडीआई वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है उसको भेज दिया है स्पेस में, ठीक है। द ट्रॉफी वाज सेंट टू स्पेस यूजिंग ए स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून अटैच्ड टू 4K कैमरास, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून मतलब स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर शायद नहीं गया होगा, उसी स्ट्रेटोस्फेयर इज लाइक इन द, इट्स नॉट इनटू स्पेस एग्जैक्टली, बट अर्थ से काफी ऊपर है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर छोड़ के वो चला जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर तक का सफर जो है उसने तय किया है, एंड ट्रॉफी को भेज दिया गया है वहां पे स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। अभी इंटेंशन क्या है? ट्रॉफी वाज लॉन्च 120,000 फीट अबव द अर्थ एंड द टूर विल सी द ट्रॉफी गो टू 18 कंट्रीज। सो 18 कंट्रीज विजिट करेगा ये ट्रॉफी, ठीक है, विच इंक्लूड्स कुवैत, बहरीन, मलेशिया, फ्रांस, उगांडा, इटली, यूएस, ठीक है। सम ऑफ दिस कंट्रीज आर दिस, बट 18 कंट्री विजिट करेगा बिफोर लैंडिंग एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, इंडिया, ठीक है। सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होने वाला है। सो तब तक 18 कंट्रीज का टूर करके इस स्टेडियम में लैंड कर जाएगा, ठीक है।
ट्रॉफी टूर बिगेन ऑन 27th इन इंडिया एंड विल रिटर्न टू द होस्ट नेशन ऑन September 4th। तो September 4th को लैंड करने का बात है यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हमको क्या ध्यान में रखना है, ओडीआई वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 ट्रॉफी जो है उसको टूर पे भेजा गया है, कहाँ तक, स्ट्रेटोस्फेयर तक, ठीक है। कितने कंट्रीज का टूर करेगा वो, 18 कंट्रीज का टूर करेगा। एंड स्टार्ट एंड एंड डेस्टिनेशंस क्या है, इंडिया ही है, ठीक है। सो इंडिया से उसने स्टार्ट किया है एंड एंड भी होगा इंडिया में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल एमएसएमई डे जो 27 जून को ही ऑब्जर्व किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई लॉन्च द इनिशिएटिव सच एज चैंपियंस 2.0 पोर्टल एंड मोबाइल ऐप फॉर जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स। तो चैंपियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने, एंड मोबाइल ऐप फॉर जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है ये दोनों। इवेंट ऑल्सो इंक्लूडेड साइनिंग ऑफ MOUs between the following organizations: Ministry of MSME and SIDBI to create a portal for PM Vishwakarma Kaushal Samman। सो PM विकास, ठीक है, इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा बाय SIDBI, ठीक है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड SIDBI ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड JAM with the objective of sharing of UDAM registration data with JAM for last mile registration of MSMEs in the public procurement ecosystem. Ministry of MSME and Industry Development Department, Government of Tripura for sharing of UDAM registration data through API using policy making and targeted distribution of scheme benefits. The Ministry of MSME and Credit Guarantee Fund Trust for micro and small enterprises for giving guarantee coverage to beneficiaries of the MSME sector. National Small Industries Corporation and National Scheduled Caste Finance and Development Corporation and National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation to promote mutual collaboration for supporting SC/ST entrepreneurs under National SC/ST Hub, and various schemes being implemented by NSFDC and NSTF-DC. NSIC, LG Electronics India Private Limited, Electronic Sector Skill Council of India to establish a Center of Excellence by LG Electronics and NTSC Chennai, Hyderabad. Anyway, हमको दो चीज ध्यान में रखना है। एक तो है कि चैंपियंस 2.0 पोर्टल मोबाइल ऐप फॉर जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स किसने लॉन्च कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड SIDBI ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान पोर्टल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन कॉन्विक्शन टू आइडेंटिफाई 20 केसेस ईच इन एवरी डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड टू rape, murder, dacoity, conversion, cow slaughter, and those registered under POSCO Act for speedy trial and conviction within 30 days of framing of charges. So ऑपरेशन कॉन्विक्शन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। लेजेंडरी इंडियन वुमेन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी, इंग्लैंड विमेन टीम captain Heather Knight, and 2019 ODI World Cup winning captain Ewan Morgan were inducted into the MCC World Cricket Committee. So ये है यूएन मॉर्गन, ये है झूलन गोस्वामी एंड ये है हीदर नाइट, ठीक है। सो नाम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन तीनों को कर दिया गया है इंडक्ट, कहाँ पे, MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में। सो अभी टोटल MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी में कितने मेंबर्स हो गए हैं, 14 मेंबर्स। बाकी जो 11 मेंबर्स हैं उनके नाम मैंने डाल दिए हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। हमको ध्यान में दो चीज रखना है, झूलन गोस्वामी, हीदर नाइट, यूएन मॉर्गन इंडक्टेड इनटू MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी एंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी इज 14, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Indian Air Force carried out exercise Ranvijay with a focus on integration and joint operations. So Ranvijay exercise किसने conduct किया है, इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है। एंड सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट जो है उसको यूज किया था। इट वॉज conducted in UB Hills and Central Air Command Area of Responsibility from June 16 to 23. Anyway, हमको रणविजय एक्सरसाइज ध्यान में रखना है कि इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया था, जिसमें सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट यूज किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया इज पॉइज्ड टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर हाइड्रोजन पावर ट्रेन इन 2024 फ्रॉम जींद डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। सो फर्स्ट एवर हाइड्रोजन पावर ट्रेन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा 2024 में, कहां से, जींद डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हाइड्रोजन ट्रेन्स रन ऑन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स व्हिच कंबाइन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। सो हाइड्रोजन
ट्रेन्स जो है रन करती है यूजुअली हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को यूज करके, ठीक है। आपने सुना ही होगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के बारे में। नॉर्मल जो प्रोसेस है जैसे वो ऑपरेट करती है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को है वो कंबाइन करती है, जिससे काफी एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। सो उसी एनर्जी को यूज करके वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं जो कि मोटर के ट्रेन को ड्राइव करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल पावर ट्रेन विल रन बिटवीन जींद एंड सोनीपत एंड विल हैव 8 बोगीज। सो कहाँ से कहाँ तक रन करेगी? जींद से सोनीपत तक, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जींद से सोनीपत तक रन करेगी, ठीक है। Currently, hydrogen trains run only in Germany. Germany's Oradea Island is the world's first passenger train powered by a hydrogen fuel cell and built by French transport multinational Alstom. So Alstom कंपनी ने इसको बिल्ड किया है, ठीक है। इस जो जर्मनी में जो हाइड्रोजन ट्रेन यूज होता है, एंड वो वर्ल्ड का सबसे पहला हाइड्रोजन ट्रेन है, ठीक है। हाइड्रोजन बेस्ड पैसेंजर ट्रेन है। ओराडिया आइलैंड उसका नाम है। और रिसेंटली जो है वो नॉर्थ कोरिया से कनाडा के बीच में टेस्ट किया गया था 3 महीने के डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के हिसाब से, ठीक है। सो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो कनाडा से नॉर्थ कोरिया का जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, रेल लाइन वहाँ पे टेस्ट किया गया था। तो मे बी फ्यूचर में जाके ये फुल फ्लेजेड हो जाएगा। अभी कब वहाँ पे लॉन्च होगा ये तो मेंशन नहीं था, बट वहाँ पे भी टेस्ट हुआ है, ठीक है। आज का लास्ट इवेंट देख लेते हैं। मुथामिस अडिग्नर डॉक्टर कलाइग्नर पेन मोन्यूमेंट planned to be constructed in the Bay of Bengal off the coast of Marina Beach in Chennai at an estimated cost of rupees 81 crores. Got the coastal regulation zone clearance from the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay. So मुथामिस अडिग्नर डॉक्टर कलाइग्नर पेन मोन्यूमेंट जो है, so कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, दिखने में। सो ये कहाँ पे किया बिल्ड किया जा रहा है? इसको बे ऑफ बंगाल में बिल्ड किया जा रहा है नियर मरीना बीच इन चेन्नई, ठीक है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? 81 करोड़। और इसको बिल्ड क्यों किया जा रहा है? डीएम की गवर्नमेंट हैड प्लान द पेन मोन्यूमेंट टू सेलिब्रेट द contributions ऑफ फॉर्मर सीएम एंड द्रविडियन लीडर एम करुणानिधि टू तमिल लिटरेचर, ठीक है। सो एम करुणानिधि जो फॉर्मर सीएम थे तमिलनाडु के, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इसको कंस्ट्रक्ट कर दिए, ठीक है। प्रोपोज टोटल एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट इज अबाउट 8551 स्क्वायर मीटर्स एंड विल फीचर ए जायंट पेन पेडेस्ट्रल और निकलेन सील। एनीवे हमको नाम ध्यान में रखना है, मुथामिस अडिग्नर डॉक्टर कलाइग्नर पेन मोन्यूमेंट, जो कि बे ऑफ बंगाल मरीना बीच चेन्नई में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। टोटल कॉस्ट 81 करोड़। एंड किसको कोमेमोरेट करने के लिए किया जाएगा? एम करुणानिधि, जो कि फॉर्मर सीएम एंड द्रविडियन लीडर है, ठीक है। चलिए आज कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। द बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? IGNCA. Who among the following was recently appointed as the MD and CEO of Hindustan Unilever? Rohit Jawar. India is poised to launch its first ever hydrogen powertrain in 2024 in which of the following states? Haryana. International Cricket Council recently sent the ODI World Cup 2023 trophy into space using stratospheric balloon, which will travel around how many countries? 18 countries. Who among the following was recently inducted into the MCC World Cricket Committee? झूलन गोस्वामी किए गए थे, यूएन मॉर्गन किए गए थे, ईदर नाइट किए गए थे, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव। हाउ मेनी मेंबर्स आर करंटली देयर इन एमसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट MCC World Cricket Committee? So 14 members. On the occasion of International MSME Day, the Ministry of MSME launched which of the following portals? Champions 2.0. Which of the following states recently launched Operation Conviction? Uttar Pradesh. Who among the following was recently appointed as the Director of the United Nations Office for Outer Space Affairs? Aarti Hola Maini. Which of the following exercise was recently carried out by the Indian Air Force? Run Vijay. The Muttamis Adignar Dr. Kalaignar Pen Monument is planned to be constructed in Bay of Bengal off the coast of Marina Beach in Chennai as a tribute to which of the following personalities? M. Karunanidhi. Which of the following countries was recently removed from the United Nations General Assembly Security Council Children and Armed Conflict Report 2023? India. Which of the following countries holds the presidency of BRICS in 2023? South Africa. Recently, an MOU was signed between Ministry of Culture and which of the following banks for disbursal of financial assistance to veteran artists under the Scheme for Financial Assistance for Veteran Artists? Canara Bank.
6G Vision Framework was recently approved by which of the following bodies? ITU. World Mining Congress 2023 was held in Brisbane. Cabinet Committee on Economic Affairs recently approved a unique package of innovative scheme for farmers with a total outlay of 3.7 lakh crore. As per the National Research Foundation Bill 2023, National Research Foundation will be established at a cost of 50,000 crore over 5 years. How many countries are the members of Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI? So कितने कंट्रीज है 31, टोटल मेंबर्स कितने हैं 13 है, ठीक है, कंट्रीज 31 है. CDRI हैज इज हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली. एक बार हेडक्वार्टर देख लेते हैं, न्यू दिल्ली ही एज फार एज आई रिमेम्बर. सो CDRI जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, यस, सेक्रेटरीट जो है न्यू दिल्ली में है, ठीक है. सो वहीं पे हेडक्वार्टर है उसका, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए. तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में. एंड माफ़ कीजिएगा ये एपिसोड लाने में थोड़ा सा देरी हो गया, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इस वीक ऑक्यूपाइड था, तो मटेरियल मैंने प्रिपेयर कर लिया था बट वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया. एनीवे, कोशिश करूँगा कि मैं टाइमली वीडियोस ला पाऊँ. कभी कभी इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, तो उसके लिए मैं पहले से ही अपोलॉजी मांग लेता हूँ आप लोगों से, बट मैं वीडियोस डेफिनेटली लाऊंगा, चाहे 1-2 दिन का थोड़ा सा डिले ही क्यों ना हो, ठीक है. चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में. थैंक यू.